नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे, आशा करते हैं कि अच्छा। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने अपने एक कहानी को पढ़ा और एक कविता भी पढ़ी, कबीरदास जी कविता पढ़ी, प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ी। मुझे इसके बहुत अच्छे रिस्पांस आए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं आप लोग को भी अच्छा लगा होगा मेरी कक्षाएं। और साथ ही साथ आज हम एक व्याकरण का एक पार्ट लेंगे और उसे पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को सिलेबस में भेजा है क्या क्या पढ़ना है आप लोग को व्याकरण संबंधित इस बार, तो उसी के भेद में से आज हम लोग पढ़ते हैं वाक्य के भेद। ठीक है, आप लोग पहले से भी पढ़ के आ रहे होंगे वाक्य, पहले से वाक्य के बारे में जानते, परिचित है बचपन से ही। शब्दों के सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक है, मैं एकदम डीपली स्टार्टिंग से मैं पकड़ती हूँ। ठीक है, पहले क्या होता है? अक्षर बनते हैं। ठीक है, हिंदी का सबसे पहला आविष्कार अक्षर। अक्षर से क्या बनते हैं? वर्ण। वर्ण से क्या बना है? शब्द। शब्द से क्या बनता है? वाक्य। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के भेद। तो अब वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के बहुत सारे समूह को बहुत सारे समूह अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। सार्थक का क्या तात्पर्य होता है? सार्थक का तात्पर्य यह होता है जिसका कोई अर्थ हो। ऐसा समूह, ऐसा शब्द जिसका प्रॉपरली कोई अर्थ हो। मान लीजिए हम लिख दिए, एक वर्ड लिखे, ठीक है, राम, राम श्याम सोदू मोदू, जो भी हो, एक पूरा एक सेंटेंस हो गया। लेकिन क्या ये एक वाक्य तो हुआ, लेकिन क्या यह वाक्य आपका सटीक है या सार्थक है? इसका क्या कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, मतलब यह वाक्य कहलाने योग्य नहीं है। राम आम खाता है, यहाँ भी 4 शब्दों का समूह है, लेकिन ये चारों शब्दों का जो समूह है वो क्या है? सार्थक है। मतलब इससे इसका कोई अर्थ निकल रहा है। जैसे राम आम खा रहा है, मतलब क्या है? राम आम खा रहा है। ठीक है, अब हमने समझ गया कि वाक्य किसे कहते हैं। अब वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य का हम लोग 2 तरह से भेद करते हैं, एक अर्थ के आधार पे और दूसरा आता है एक शब्दों के आधार पे। एक अर्थ के आधार पे और एक रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे आज के इस वीडियो में और आज की कक्षा में हम लोग सिर्फ अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं वो पढ़ेंगे और उदाहरण सहित इसे समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। ये बहुत ही ईजी है और आप लोग पहले भी पढ़ के आ गए हैं, तो समझने में आप सक्षम होंगे, आशा करते हैं हम। आशा क्या करना, आप लोग होंगे ही सक्षम। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं। क्या क्या भेद है आइए एक बार देख लेते हैं। विधिवाचक वाक्य, निर्देशवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतात्मक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। अब हम एक एक करके सभी को जानेंगे कि आखिर में विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं और उसका उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि आखिर में यह क्या होता है। आप लोग की परीक्षा में भी ऐसे ही आएंगे, वाक्य दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि आप निर्देशानुसार वाक्य की भेद लिखिए। ठीक है, आपको वहाँ पे अंडरलाइन करके लिखना होगा कि ये भेद ये है। ठीक है, आइए हम पहले पढ़ते हैं, फिर आप समझ में आ जाएगा कि क्या करना, कैसे आपको एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे प्रश्न, उसका समाधान आप कैसे करेंगे। जैसे पहला है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्य से किसी कार्य का होने का भेद पता चलता है, प्रकट होता है। जिन वाक्य से किसी कार्य के होने का भाव प्रकट होता है उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, लड़की खाना खाती है, तो लड़की के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? खाना खाने का। तो जाहिर सी बात है, यह खाना खाने का कार्य लड़की के द्वारा जब संपन्न किया जा रहा है तो यह विधिवाचक वाक्य है। ठीक है, अब हम दूसरे पे आते हैं, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक अर्थात जिसमें नकारात्मक चीज़ है। जैसे उसकी परिभाषा हम देखते हैं, जिस कार्य को करने के लिए, करने या होने में नकारात्मक का बोध हो, अर्थात ना का बोध हो, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लड़की ने खाना नहीं खाया। लड़की ने, इसमें क्या है? नेगेटिव, मतलब लड़की के द्वारा खाना खाने का कार्य नहीं किया जा रहा है, नकारात्मक कोई भेद पता चल रहा है, तो वो होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस अर्थात निषेधवाचक वाक्य। अब तीसरा है हमारा आदेशात्मक वाक्य।
आदेशात्मक वाक्य मतलब जिस वाक्य से किसी तरह का उद्देश्य, आज्ञा, दिशा, आज्ञा दिया गया हो, वो वाक्य आदेशात्मक वाक्य कहलाता है। अर्थात ऑर्डर, जिस सेंटेंस को पढ़ के हमें ये लगे कि कोई और हमें आज्ञा दे रहा है अर्थात ऑर्डर दे रहा है, ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे? आदेशात्मक वाक्य। जैसे लड़की ने खाना नहीं खाया, सॉरी, आदेशात्मक में आएगा तुम मेरे लिए पानी लाओ। अर्थात पानी का, मैंने किसी को ऑर्डर दिया कि आप मेरे लिए जाकर पानी लाइए। डन। आइए नेक्स्ट आते हैं प्रश्नवाचक। एकदम इजी है, जो कि आप लोग हमेशा करते हैं और आप लोग को पता भी है। जिस वाक्य से हमें यह पता चले कि सेंटेंस में किसी के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, वहाँ पे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे तुम मेरे लिए मेरी पुस्तक कहाँ है? मेरी पुस्तक कहाँ है? अर्थात क्वेश्चन मार्क। बच्चा पूछ रहा है किसी से भी कि मेरी पुस्तक कहाँ है, तो यहाँ पे हम, और सबसे अच्छा पहचान का इसका तरीका होता है, इस ऐसे वाक्य का जहाँ भी हम प्रयोग करते हैं अंत में क्वेश्चन मार्क प्रयोग करते हैं। उससे आप डायरेक्टली समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं संदेहार्थक। संदेहार्थक वाक्य अर्थात जिन वाक्यों में संदेह, शंका की सूचना दी गई है, वह वाक्य संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे शायद लड़की खाना खाएगी, जिसमें हम श्योर नहीं हैं कि वो लड़की सच में खाना खाएगी या खा ली है या फिर उसे खाने का मन नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैंने शायद का प्रयोग किया है। वहाँ पे संदेहार्थक वाक्य प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य से क्या मतलब? इच्छा, जिस वाक्य से हमारी इच्छा, अर्थात जिस वाक्य से इच्छा, शुभकामनाएं या आशीर्वाद का बोध हो, उसे हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। अब हम किसी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारी इच्छा में है, हम चाहते हैं इसलिए तो उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। अर्थात ईश्वर के द्वारा, ईश्वर की यह इच्छा है कि वह तुम्हें लंबी आयु दे। ये होता है इच्छार्थक वाक्य। अब आगे हम आते हैं संकेतवाचक वाक्य। अर्थात इंडिकेट करना किसी को कोई चीज़। ठीक है। जिस वाक्य में किसी प्रकार की शर्त या संकेत का बोध हो, उसे हम संकेतात्मक वाक्य कहते हैं। आइए हम उदाहरण देखते हैं। तुम इधर बैठ जाओ, मतलब संकेत कर रहे हैं किसी को कि इधर आइए और आप यहाँ पे बैठ जाइए। तो ये होता है संकेतात्मक वाक्य। अब अंतिम और लास्ट की तरफ आते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, अर्थात एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसको बोलते हैं। इसकी भी बहुत अच्छी एक पहचान होती है, लास्ट में एक्सक्लामेट का सिंबल होता है, इससे हम आराम से पहचान पाते हैं। जिस वाक्य से में विस्मय, घृणा, हर्ष मतलब खुशी का बोध हो, उसे हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है। वाह, पहले हम वाह लिखेंगे, बाद में एक्सक्लेमेटरी का विस्मयादि बोधक का निशान देंगे, उसके बाद कितना सुंदर फूल है। ये हमारा आठों रहा, और आठों की परिभाषा और उदाहरण सहित मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया, और आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि किस तरह से इसकी परिभाषा और उदाहरण आपको दर्शाई जा रही है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप मुझे अवश्य बताएं, और अगले वीडियो में हम लोग रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद है उसे समझने का प्रयास करेंगे। आपके इतने सहयोग के लिए दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।